चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989। ठीक है दोस्तों, हम इससे पहले घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में भी बता चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, आज हमारा टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऊपर में, जिसके अधिनियम 1989 में बना गया था दोस्तों। ठीक ना, तो सबसे पहले आप लोग समझिए या तो नोट करिए, भारत की सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर अक्सर ज्यादतियाँ की जाती थी। उसके साथ छुआछूत एवं अन्य घिनौने कृत्य के कई उदाहरण देखे जाते थे। इसलिए इसके विरुद्ध में अत्याचार रोकने, ऐसे अपराध के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने के लिए SC ST या तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 दिनांक 30/1/1990 को, कब, दिनांक 30/1/1990 को प्रभावी हुआ था। POA अधिनियम समस्त भारत में लागू होता है। POA अधिनियम समस्त भारत में लागू होता है। POA का मतलब होता है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, मतलब अत्याचारों की रोकथाम। प्रिवेंशन ऑफ ठीक दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, अत्याचारों की रोकथाम। अत्याचारों की रोकथाम। ठीक है ना दोस्तों, इसके कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व में राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर है। इसके कार्य के उत्तरदायित्व में राज्य सरकारें और केंद्र, राज्य, संघ, क्षेत्र प्रशासनों पर है। ठीक दोस्तों, POA अधिनियम समस्त भारत में लागू होता है तथा इसके कार्यान्वयन में उत्तरदायित्व राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन सी है दोस्तों। ठीक ना, इसके मुख्य प्रावधान कौन कौन सी है अधिनियम के मुख्य प्रावधान में। ठीक, इसमें दोस्तों टोटल 5 अध्याय हैं। इस अधिनियम में टोटल 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं दोस्तों। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। ठीक ना, पहले इसको आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाइए। इसकी धाराएं और अध्याय के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिए कि इसके मुख्य प्रावधान में क्या है। इसको नंबर सिस्टम से आप लोग नोट करते जाइए, मैं आपको बताते जाऊंगा जितना भी हो दोस्तों। ठीक ना, इसके मुख्य प्रावधान में नंबर सिस्टम से आप लोग हेडिंग नहीं मतलब लिखते जाइएगा दोस्तों। ठीक, सबसे पहले अधिनियम के मुख्य प्रावधान अत्याचार। सबसे पहला दोस्तों, अत्याचारों के अपराधों को परिभाषित करना
तथा उनके लिए दंड निर्धारित करना धारा 3 में है, जो कि मैं जो 23 धाराएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग बस ये समझिए या तो लिखिए, नोट करते जाइए। अत्याचारों के अपराधों को परिभाषित करना तथा उनके लिए दंड निर्धारित करना कितने में है? धारा 3 में, पहला। दूसरा ये है किसी सदस्य के क्षति पहुंचाने, अपमान करने, परेशान करने के आशय से उसके परिसर अथवा पड़ोस में मैला, कूड़ा, पशुओं की लाशें अथवा अन्य कोई हानिकारक पदार्थ एकत्रित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, तीसरा, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अनुसार सदस्यों के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारता है या उसे नंगा घुमाता है या चेहरे व शरीर पर रंग लगाकर घुमाता है अथवा इस प्रकार की कोई कार्य करता है जो प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है दोस्तों, ठीक। इसलिए और चौथा आप लोग करिए, सदस्यों के परिसर की दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करता है अथवा किसी भूमि, परिसर अथवा पानी के अधिकार के आयोग में हस्तक्षेप करता है दोस्तों, ठीक। इसलिए पांचवा, सदस्यों को बेगारी करने के लिए बंधुआश्रम करने के लिए बाध्य करता है या उसे फुसलाता है दोस्तों, ठीक ना, उसे फुसलाता है। इसके लिए छठवें नंबर पे सदस्यों के लोग दृष्टि के अंतर्गत अपमानित करता है या अपमानित करने के आशय से डराता है, उसे डराता है। तब दोस्तों सातवां आप लोग नोट करिएगा, SC/ST महिला पर सीलभंग करने या उसके निरादर करने के लिए बल प्रयोग करता है। ये अब आठवां देखिए, ST/ST महिला पर शोषण करता हो। नौवां, ST/ST सदस्य के लोक भ्रमण को रास्ते या स्थान का प्रयोग करने से रोकता है, ठीक। अब एक लास्ट आप लोग लिख लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य को अपना घर, गांव, निवारण स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है। तो दूसरा हेडिंग है उत्पीड़न अपराध की दंड व्यवस्था, ठीक दोस्तों, उत्पीड़न अपराध की दंड व्यवस्था, उत्पीड़न अपराध के लिए दंड व्यवस्था। तो इसमें भी हम देखते हैं दोस्तों, इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, ठीक ना। उत्पीड़न अपराध के लिए दंड व्यवस्था, इसमें पहला, किसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को 6 महीना से 5 वर्ष तक, कितने, पहला में 6 महीना से 5 वर्ष, 6 महीने से 5 वर्ष की कारावास की सज़ा एवं जुर्माना हो सकता है, ठीक, पहले में। अब दूसरा, यदि ST/SC या तो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के विरुद्ध जानबूझकर कोई झूठा साक्ष्य देता है तो उसे इस कृत्य के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। जानबूझकर, समझे दोस्तों, जानबूझकर कोई झूठा साक्ष्य देता है तो इस कृत्य के लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई लोक सेवक इस अधिनियम के तहत अपेक्षित कर्तव्यों का जानबूझ के उपेक्षा करता है तो उसे 1 वर्ष की कारावास की सज़ा हो सकती है, 1 वर्ष की कारावास की सज़ा हो सकती है दोस्तों, ठीक।
अब चौथा आप लोग देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडित होता है तो उस व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति जो इस अपराध में प्रयोग की गई है सरकार द्वारा उसे जब्त कर ली जाएगी। सरकार द्वारा उसे जब्त कर लिया जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा उत्पीड़न अपराध के लिए दंड व्यवस्था। मुख्य प्रावधान देख लिए और उत्पीड़न अपराध के लिए दंड व्यवस्था। अब देखते हैं अधिनियम के प्रभावी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय। राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें के लिए राज्य सरकारें द्वारा किए जाने वाले उपाय। राज्य सरकारों द्वारा बोल राज्य सरकारों किया जाने वाला उपाय। ठीक दोस्तों, इसे भी हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ठीक ना। जिसमें पहला अत्याचार पीड़ित का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ही देखते हैं दोस्तों। अत्याचार पीड़ितों का आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास। दूसरा, समुचित स्तरों पर समितियों का गठन। तीसरा, अपराध प्रवण क्षेत्रों की पहचान। ठीक। चौथा, अत्याचार के शिकार व्यक्ति के लिए विधिक सहायता ताकि वे स्वयं न्याय पा सकें। अत्याचार के शिकार व्यक्ति के लिए विधिक सहायता ताकि वो स्वयं न्याय पा सकें। तो ये हो गया दोस्तों उसके प्रभावी कार्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो विभिन्न राज्यों या तो संघ राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संरचना और तंत्र के बारे में देखते हैं। ठीक दोस्तों, संरचना और तंत्र। राज्य सरकारों द्वारा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने जिला सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर दिया गया है। विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर दिया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं विशेष अदालतें। पहला, विशेष अदालतें। इसमें आप लोग लिखिए SC/ST अधिनियम 1989 की धारा 14 के अनुसार राज्य सरकार व्यक्ति अभियोजन प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक के लिए अधिनियम के तहत अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय के रूप में किसी सत्र न्यायालय को निर्दिष्ट करता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका विशेष अदालतें। अब दूसरा देखते हैं विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक। दूसरा में
जो संरचना एवं तंत्र में पहला विशेष अदालतें और दूसरा विशेष लोक अभियोजक यथा संशोधन SC/ST अधिनियम 1989 की धारा 15 के अनुसार विशेष अदालतें और विशेष अदालतों में मुकदमा के संकल्प के परियोजन विशेष लोक अभियोजक और अन्य विशेष लोक अभियोजकों के विनिर्देशन की व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया आपका विशेष लोक अभियोजक। तीसरा, राज्य मुख्यालयों में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठों का गठन। राज्य मुख्यालय में SC/ST जी मुख्यालय में SC/ST, ठीक ना दोस्तों, SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठों का गठन, ठीक ना। तीसरा में SC/ST अधिनियम नियमावली 1995 के नियम 8 के अंतर्गत राज्य सरकार को एक ADGP IGP के प्रभार के तहत राज्य मुख्यालयों में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ निम्नलिखित दायित्व सहित गठित करना आवश्यक है, ठीक ना, आवश्यक है। तो एक बार और समझ लीजिए, SC/ST अधिनियम नियमावली 1995 के नियम 8 के तहत राज्य सरकार को एक DGP ठीक दोस्तों, एक DGP, एक ADGP, ठीक, और एक IGP के प्रभार के तहत राज्य मुख्यालयों में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ निम्नलिखित दायित्व सहित गठित करना आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 1, 2 और 3। तो पहले में आप हेडिंग डालिएगा SC/ST के बीच सुरक्षा का भावना बहाल करने के लिए इस अधिनियम के तहत अपराधों के कारण का अन्वेषण करना, पहला। दूसरा में चिन्हित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था में स्थिति के बारे में नोडल और विशेष अधिकारियों से संपर्क बनाना, और तीसरा में इस अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की समिति की समीक्षा करना। तो ये हो गया दोस्तों आपका राज्य मुख्यालय में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठों का गठन। एक देखते हैं विशेष पुलिस थाने। इसमें हम देखते हैं अब चौथा, विशेष पुलिस थाने। विशेष पुलिस थाने, ठीक, जिसमें चार राज्यों में SC/ST के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों के पंजीकरण के लिए 126 विशेष पुलिस थाने भी गठित किए गए हैं। कितना दोस्तों? 126 पुलिस थानों का, 4 राज्यों में 126 पुलिस थानों का गठित किया गया है। इतना, इसके लिए इतना ही दोस्तों, ठीक ना। अब देखते हैं नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी का इसमें क्या योगदान है।
ठीक ना, नोडल अधिकारी। SC/ST नियमावली 1975 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों का नामित किया गया है। ठीक, अब छठवां भी आप ये लिख सकते हैं कि अत्याचार प्रवण क्षेत्र की पहचान तथा अनुवर्ती उपाय किया जाना। सातवां लिख सकते हैं अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान, विशेष अधिकारियों की भी इसमें नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका संरचना और तंत्र में ये दोस्तों। अब एक हम लास्ट देखते हैं इसका निष्कासन। निष्कासन में यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत घोषित अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्र में अपराध को अंजाम देने के अपराध की संभावना विशेष न्यायालय से साजित होती है, जो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के निष्कासित करने का आदेश दिया जा सकता है दोस्तों। तो ये रहा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न में मैंने मुख्य प्रावधान के बारे में बताया। उत्पीड़न अपराध के लिए दंड जो व्यवस्था है वो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या योगदान की है, परम सरकारें द्वारा किए जाने वाले जो उपाय है दोस्तों। अब संरचना तंत्र में मैंने विशेष अदालतें, विशेष लोक अभियोजक, राज्य मुख्यालय में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठों का गठन, विशेष पुलिस थाने, नोडल अधिकारी और लास्ट में मैंने बताया दोस्तों इसका निष्कासन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015। ठीक ना, 2015 में क्या क्या अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन SC/ST उत्पीड़न निवारण संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, 2015 के बारे में POA अधिनियम POA के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। POA क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो POA अधिनियम में किए गए निवारण उपबंधों के बावजूद SC/ST सदस्यों के खिलाफ अत्याचार जारी रहना चिंता का विषय है। उसके खिलाफ अपराधों को घटना से यह संकेत मिलता है कि POA अधिनियम का निवारक प्रभाव अभिव्यक्तियों पर पर्याप्त रूप से नहीं पड़ा है। SC/ST के सदस्य के अधिकाधिक न्याय प्रदान करने के लिए अपराधियों को कड़ा दंड देने के लिए SC/ST अधिनियम में संशोधन कर 2015 के द्वारा किया गया था और उसे 1/1/2016 को इसे 1/1/2016 को 1 जनवरी 2016 को भारत असाधारण राज्यपत्र में अधिसूचित किया गया था तथा यह संशोधन अधिनियम 26/1/2016 को कितने में 26/1/2016 में ये प्रवृत्त किया गया है दोस्तों। संशोधन में क्या क्या है इसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक ना, इस संशोधन में क्या क्या हुआ है। POA अधिनियम के तहत SC/ST सदस्य के विरुद्ध किए गए 10 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले कतिपय IPC अपराधों को POA अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के रूप में जोड़ने। दूसरा, मामले को तेजी से निपटान के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना
तीसरा, अन्य विशेष लोक अभियोजक का विनिर्देशन। चौथा, अपराध का सीधे संज्ञान लेने और आरोप पत्र दायर करने की तारीख से 2 माह के भीतर मुकदमा यथासंभव रूप से समाप्त करने। पांचवा, पीड़ित एवं गवाहों के अधिकारों पर अध्याय जोड़ने और सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से जानबूझकर लापरवाही बरतने संबंधी शिकायतों का पंजीयन करने पे। ठीक, अब एक लास्ट है, राहत राशि भुगतान समय का युक्ति संगत बनाना। तो ये रहा दोस्तों SC/ST उत्पीड़न निवारण संशोधन अधिनियम 2015 के बारे में दोस्तों। अब एक छोटा सा हम ये देख सकते हैं कि ST/SC अत्याचार निवारण संशोधन जो बिल 2018 में पेश किया था उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। SC/ST उत्पीड़न निवारण संशोधन बिल 2018 में। ठीक, 2018 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैंने पहले बताया दोस्तों उसके बारे में उतना ही खाली समझना है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संशोधन अधिनियम 2015 के बारे में छोटी सी टिप्पणी करें या तो 2018 के बारे में, तो अब इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ST/ST 1989 के बारे में अगर पूछता है तो उसके बारे में भी मैंने मुख्य बातें बताई गई हैं दोस्तों, उससे भी आप लोग समझ सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम में धाराएं पूछती है और कितने अध्याय पूछते हैं तो 2018 के बाद में मैं उसको बताऊंगा दोस्तों। ठीक, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बारे में इसके बाद में बताता हूँ। ठीक है ना। उक्त बिल सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। यह 1989 नियम को संशोधित करता है। ST/SC के लोग के प्रति किए गए अपराध को रोकता है। वह उसके लिए विशेष अदालत का गठन करता है ताकि ऐसे लोगों का पुनर्वास किया जा सके। तो सबसे पहले 2018 के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी अपराध के लिए किए जाने के संबंध में गिरफ्तारी से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुमोदन आवश्यक है। इसके राज्य पुलिस व अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक एक प्राथमिक पूछताछ करेगा दोस्तों। ठीक, दूसरा में जांच अधिकारी को अपराधी के गिरफ्तार करने के लिए किसी प्राधिकारी का स्वीकृति आवश्यक नहीं है। वह भी प्रावधान देता है कि प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्राथमिक पूछताछ आवश्यक नहीं है। तीसरा, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति अधिनियम जमानत के लिए आदेश नहीं जारी कर सकता है दोस्तों। तो ठीक, तो ये रहा आपका 2018 के बारे में। अब हम इसके अध्याय के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक ना, जैसा कि बोला था दोस्तों, मैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 में टोटल 5 अध्याय हैं जिसमें टोटल धाराएं 23 धाराएं दोस्तों। मैं पॉइंट बाय पॉइंट 23 धाराएं तक लिख चुका हूँ। अब आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। ठीक ना, धाराएं नोट करते जाइएगा। पहले अध्याय में आपका प्रारंभिक, दूसरे में अत्याचार के अपराध, तीसरे में निष्कासन, चौथे में विशेष न्यायालय और 5वें में प्रकीर्ण है दोस्तों। ठीक ना, तो आप लोग नोट करते जाइए कि पहला दूसरा मैं बोलते जाता हूँ दोस्तों। पहले में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। पहले में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरे में है परिभाषा। ठीक दोस्तों, दूसरे में है परिभाषा। अब तीसरे नंबर ठीक दोस्तों, अब तीसरे नंबर में है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। चौथा, कर्तव्यों की
कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। ठीक। अब 5वां है पश्चातवर्ती दो सिद्धि के लिए दंड। 6वां है भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। 7वां है कतिपय व्यक्तियों की संक्षिप्त का संपहरण। ठीक दोस्तों। अब 8वां है अपराधों के बारे में अवधारणा। 9वां शक्तियों का प्रदान किया जाना। 9वां शक्तियों का प्रदान किए जाना। अब देखते हैं अध्याय 3 के निष्कासन में क्या क्या है। 10वां है 10 नंबर ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। 11वां में किसी व्यक्ति राज्य संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में जो प्रक्रिया है उसके बारे में। 12वां है ऐसे व्यक्ति के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया हो आप और फोटो आदि लेना। ठीक दोस्तों। अब 13 नंबर में है धारा 10 के अधीन आदेश का अनुपालन के लिए शास्ति। ठीक ना, अनुपालन के लिए शास्ति। लेकिन धारा 10 क्या है जो मैंने पहले बताया था, ऐसा व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना। अब हम देखते हैं 13 तक तो हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में एक विशेष न्यायालय है दोस्तों। ठीक। और 15 नंबर में विशेष लोक अभियोजक। 14 में विशेष न्यायालय और 15 धारा में है विशेष लोक अभियोजक। अब हम देखते हैं 16 में राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। जो प्रकीर्ण है उसमें राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। 17 नंबर में विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। 18 में आप देखिए कि अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को संहिता की धारा 438 न लागू होना। ठीक। अब 19 में अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्ति का संहिता का धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना। 20 में आप लोग ये लिखे कि अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। 21 में अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। ठीक। अब 22 में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। अब लास्ट में जो 23 में धारा है उसमें नियम बनाने की शक्ति है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा SC ST उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 खत्म होता है दोस्तों। अगर एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। मैंने धारा बताई, 2015 संशोधन बताया, 2018 संशोधन बिल बताया, उसके बाद में मैंने अधिनियम के मुख्य प्रावधान के बारे में डिस्कस किया है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कहीं से और उठा के नहीं पूछ सकता दोस्तों। यहीं तक ही जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा इसी में से जो मैंने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।